तो हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब्सुर में। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आईसीएआर की या फिर आप किसी भी वेरियस एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और जो भी मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर हैं उनसे कहना चाहूँगा, अब से सारी क्लासेस जो है कंटिन्यू आ रही हैं, धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाएंगी। लगभग सारे सब्जेक्ट के एटलीस्ट आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए लेट्स डिले, बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से नए नए क्वेश्चन है। हो सकते हैं थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोशिश करूंगा वो दिक्कत आपको कम दूं। ओके, सो यहाँ पे पहला नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या है ना, जब ये पीडीएफ था तो मैंने इसमें कुछ राइट डाउन कर रखा था, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। ओके, सो पहला नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं ना। पहला नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण वस्तुएं नहीं हैं, यानी कि जो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स हैं वो नहीं हैं। क्या पहला ऑप्शन है, क्या घास और फूल, घास फूल और चमड़े में, या फिर घास लकड़ी और प्लास्टिक, फलों के छिलके केक में, या फिर और नींबू के रस में, या फिर केक लकड़ी और जो घास है उसमें। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घास लकड़ी और प्लास्टिक ये बायोडिग्रेडेबल आइटम्स नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन थोड़ा सा नया उटपुटांग ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं। आपके हर एक एग्जाम में जो है ना आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप पहले से प्रिपेयर हो जाएं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला नंबर का सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे जो कि बेसिकली एंजाइम से पूछा जा रहा है कि एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएं तो वो क्या है। क्या इनमें से कोई नहीं है, या फिर इन्वर्टेज है, जाइमेज, या फिर माल्टोज है। तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड जो है जाइमेज है। तो जाइमेज की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की मतलब एंजाइम जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज, तो ये क्या हो जाएगा, जाइमेज है जिसकी उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीडीएफ फाइल आपको है ना, जो अगर मैं बात करूँ इसकी पीडीएफ फाइल, तो वो आप टेलीग्राम जैसे ही ज्वाइन करेंगे वो आपको मिल जाएगा। हो सकता है कल, जहाँ तक मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मैंने कल वाली पीडीएफ डाली थी टेलीग्राम पर या नहीं, तो अगर नहीं डाला होगा तो वो डल जाएगा। और साथ ही साथ ये वाला पीडीएफ भी जैसे वीडियो अपलोड होता है उसके 1 घंटे के दौरान ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाना है। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा जीव है ना, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं ना, पूछा जा रहा है वह कौन सा जीव है जो मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों पर अपना भरण पोषण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, चलिए इसका देख लेते हैं। एक बार आपको ऑप्शन पढ़ के सुना देता हूँ। क्या वो मशरूम है, या फिर केंडवा यानी यीस्ट, या फिर म्यूकोर है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। देखिए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, वह कौन सा जीव है जो मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों पर अपना भरण पोषण करता है। तो देखिए, मशरूम भी अपना भरण पोषण करता है मृत और सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों पर, और उसके बाद जो आपका यीस्ट होता है वो भी, और म्यूकोर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक मृत है ना, एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन को दिया गया औषधि कानूनी नाम क्या है। क्या उसको कौसा मेडिको बोलते हैं, या फिर एनालिसिस बोलते हैं, या फिर ऑटेलेप्सी बोलते हैं, या फिर ऑटोप्सी बोलते हैं। देखिए, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा है, हिंदी वालों के हिंदी। चूँकि मुझको वीडियो थोड़ा जल्दी बनाना है ताकि आपको वीडियो ज़्यादा यहीं पे टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं एक ही लैंग्वेज में हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूँ। बाकी कुछ ही चीज़ें दिए गए, आप लोग उसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑटोप्सी कहा जाता है। यानी कि एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन को दिया गया औषधि कानूनी नाम क्या है, तो वो हम लोग बोलते हैं उसको ऑटोप्सी। ओके, अगला नाम सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट स्कार्ड, है ना। तो देखिए भाई, जो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वो ज़रूर इसका आंसर बता सकते हैं। क्या पक्षी विज्ञान कहा जाता है, यानी कि ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, या फिर जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी कहा जाता है, या फिर कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी कहा जाता है, या फिर जीव विज्ञान बायोलॉजी कहा जाता है। काफ़ी इजी लेवल का सवाल है, आई होप आप सब ने इसको करेक्ट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीड़ों के अध्ययन को। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है। क्या ये हरे पौधे हैं, या फिर ईगल हैं, या फिर सांप है, या फिर मेंढक है। आई होप आप सब ने इसका आंसर दे दिया होगा। और देखिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि आपने जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे कराया उनमें से आपने कितने, जो 25 क्वेश्चन है ना, उनमें से आपने कितने राइट करे हैं। ठीक है, तो वो ज़रूर यहाँ पे लिखिएगा। ओके, सो यहाँ पे
देख लेते हैं आज का आंसर है ना। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरे पौधे जो है ना प्राथमिक उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। आई होप आप सभी को इसका आंसर ऑलरेडी पता रहा होगा, काफ़ी इजी लेवल का सवाल था। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए, यदि है ना यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, यदि किसी जीव का विभाजन एक ही तल में दो समरूपी हिस्सों में काटा जा सकता है तो जीव को क्या कहा जाता है। क्या उसे जब हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सपोज ये कोई वस्तु है या फिर कोई भी एक जीव है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, दो समरूप में विभाजन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इस जीव को। तो क्या इसे व्यासी सममिति यानी कि रेडियली सिमेट्रिकल, या फिर असम्मति असममिति, या फिर अनुप्रस्थ सममिति, या फिर द्विभागी सममिति। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्विभागी सममितीय, यानी कि बाइलेटरली सिमेट्रिकल कहा जाता है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, काफ़ी शानदार है। किस रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है। क्या केशिका का होता है, या फिर धमनिका का होता है, या फिर सेहिका का होता है, या फिर लसिका का। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि केशिका मतलब जो केशिका रक्त वाहिका होता है उसका व्यास सबसे छोटा होता है। अगला नंबर का सवाल सुनिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स स्टेरॉइड है। आपको बताना है कि एक्चुअल में क्या है ना, जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो बेसिकली लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है स्टेरॉइड है। क्या ये एस्ट्रोजन है, या फिर ग्लूकागन है, या फिर इंसुलिन है, या फिर ऑक्सीटोसिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एस्ट्रोजन है वो हार्मोन स्टेरॉइड कहलाता है। ठीक है, अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान मृदा में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं होता है। आपको एक बार फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान मृदा में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन नहीं होता। क्या जल का उत्पादन नहीं होता, पोषक तत्व का उत्पादन नहीं होता, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन नहीं होता, या फिर ऑक्सीजन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल सुनिए कि कृषि भूमि है ना, कृषि भूमि में नॉस्टक की उपस्थिति खाली स्थान में सहायक हो सकती है। आपको बताना है कि कृषि भूमि में नॉस्टक की उपस्थिति खाली स्थान में सहायक हो सकती है। क्या फास्फोरस चक्र के निर्माण में सहायक हो सकती है, या फिर जल चक्र के, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के चक्र के निर्माण में, या फिर नाइट्रोजन चक्र के निर्माण में ये सहायक हो सकती है। तो चलिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि नाइट्रोजन चक्र के निर्माण में सहायक होती है। बेसिकली क्या होता है ना, जो नॉनस्टॉक बोले हम लोग, ये एक नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया में भाग लेने वाला एक चीज़ है। ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल है कि जीवन के रख रखाव के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे इस नाम की एक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या इसे चयापचय प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है, या फिर भक्षण कोशिका क्रिया के द्वारा, या फिर प्रकाशीय श्वसन के द्वारा, या फिर अपघटन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, मेटाबॉलिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं। चयापचय विधि के द्वारा हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब जीवन के रख रखाव के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमें बेसिकली किसके द्वारा प्राप्त होती है, चयापचय जिसको हम लोग मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, उसके द्वारा हमें प्राप्त होती है। अगला नंबर का सवाल सुनिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि क्षतिग्रस्त ओजोन परत स्थित है। आपको बताना है कि जो डैमेज ओजोन लेयर होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है। क्या वो आयन मंडल में स्थित होता है, या फिर मध्य समताप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेसोस्फीयर बोलते हैं, उसमें स्थित होता है, या फिर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होता है, या फिर क्षोभ मंडल में। तो आई होप ये तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। एटलीस्ट 6 से 7 लेवल में जब हमें इंडियन जियोग्राफी में जब पढ़ाया जाता है ना, तो उसके बारे में जो लेयर्स होते हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो आई होप आप सबने इसका आंसर सही दे दिया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पे हमारा क्षतिग्रस्त ओजोन परत जो है वो स्थित होता है। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लुप्त प्राप्य प्रजाति है। क्या वो नीम है, या फिर खेजड़ी है, या फिर इंदोक है, या फिर हीट है। ओके, सो एक बार फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आपको यहाँ पे जितने भी पौधे दिए गए आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक लुप्त प्राय प्रजाति है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंद्रोक जो है वो लुप्त प्राय प्रजाति है पौधों की। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि
कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक, है ना, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है, यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा जो एक विटामिन है वो उत्तरदायी होता है। क्या ये विटामिन ए है, या फिर विटामिन बी है, या फिर विटामिन डी है, या फिर विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो विटामिन के है वो रक्त का स्कंदन यानी कि रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। आप सभी को पता होगा कि अगर बॉडी में विटामिन है ना, विटामिन के की अगर कमी हो जाती है तो रक्त का यहाँ पे थक्का नहीं जमता है। जब भी अगर आपको चोट लगती है या फिर गिर पड़ते हैं तो उस स्थिति में, और देखिए रक्त का थक्का जमना बहुत ही ज़रूरी है। अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो फिर कंटिन्यू हमारे बॉडी से जो ब्लड की ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू होती रहेगी, जिससे जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होता है या फिर कंटिन्यू ब्लड ब्लीडिंग होती रहेगी तो जहाँ पे दुर्घटना वाला स्थान है वहीं पे सडनली वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो मरीज़ है उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमना बहुत ही ज़रूरी है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ना कि क्रमिक पोषण स्तर पर जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। आपको बताना है कि क्रमिक पोषण स्तर पर जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है। क्या इसे जैव आवर्धन कहा जाता है, जैव संचय कहा जाता है, या फिर जैव निम्नीकरण कहा जाता है, या फिर जैव पुष्टि कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। वह स्थान है ना, वह स्थान जहाँ प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं खाली स्थान कहलाते हैं। क्या उसे वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, या फिर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कहते हैं, या फिर संरक्षित जैव मंडल कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी हाँ, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वह स्थान होता है जहाँ पर वन्य जीव प्राणी अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं। ओके, सो अगला नंबर का सवाल है। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेशा जानवरों से प्राप्त किया जाता है। क्या ऊन प्राप्त किया जाता है, नायलॉन प्राप्त किया जाता है, या फिर कपास प्राप्त किया जाता है, या फिर जूट प्राप्त किया जाता है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर बिल्कुल आप सब लोगों ने गेस कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वूल, ऊन जो है ना, प्राकृतिक रेशा होता है, एक ऐसा रेशा होता है जो जानवरों से प्राप्त किया जाता है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल जो कि ओजोन लेयर से संबंधित है कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। आपको बताना है क्या जो ओजोन लेयर है वो कंटिन्यू क्षय हो रहा था, तो उसको संरक्षित रखने के लिए, है ना, उसको सेफ रखने के लिए कौन सी संधि जो है या फिर कौन सा प्रोटोकॉल है जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या ये लंदन प्रोटोकॉल है, या फिर पेरिस प्रोटोकॉल है, या फिर है ना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, या फिर एम्स्टर्डम प्रोटोकॉल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जिस पर साइन किया गया था ताकि ओजोन के क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित कर सके। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, है ना, कि जो ओजोन लेयर है वो क्षय हो रहा है, तो इसके पीछे CFC यानी कि कार्बन फ्लोरोक्लोरोकार्बन जो है ना, CFC जिसको हम लोग बोलते हैं, वो उत्तरदायी होता है, जो कि जितने भी हमारे AC होता है या फिर प्रतिशत होते हैं ना, उनसे निकलता है। अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक जल निकाय में उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं BOD, इंगित करता है। क्या इंगित करता है, आपको बताना है। BOD क्या इसमें घुली हुई ऑक्सीजन, है ना, इसमें घुली ऑक्सीजन में कमी, इसमें घुली हुई ऑक्सीजन में वृद्धि, ऑक्सीजन स्तर का अप्रभावित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ओके, आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से पढ़ के सुना देना क्वेश्चन को रिलेटेड, आपको कोई दिक्कत ना हो। एक जल निकाय में उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग क्या इंगित करता है। एक जल निकाय में उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग क्या इंगित करता है, क्या शो करता है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें घुली हुई ऑक्सीजन में कमी। ओके, सो अगला नंबर का सवाल देख लीजिए। अगला नंबर का सवाल है, अगला नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे वातावरण में ओजोन परत के क्षरण डिप्लेशन का मुख्य कारण क्या है। बादल है, सूर्य है, ओलावृष्टि है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो इसका सही आंसर आई होप आप सबने जो है गैस कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि CFC है ना, CFC ही जिम्मेदार है हमारे जो ओजोन परत है उसके क्षरण के पीछे। ओके, अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण अधिकतम खाली स्थान में होता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिकतम होता है। नीली रोशनी में, सफ़ेद रोशनी में, लाल रोशनी में, या फिर हरी रोशनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि लाल जो रेड लाइट होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो मैक्सिमम होती है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल है कि अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, अवांछनीय पौधों को हटाने की प्रक्रिया को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। बुआई के रूप में, फटकना के रूप में, या फिर निराई के रूप में, या फिर भूसी निकालना के रूप में। तो आई होप सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा, और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे उनको तो ज़रूर ही पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निराई कहा जाता है। जो अवांछनीय पौधे होते हैं, जो वेस्टेज पौधे होते हैं, जो फसल को नुकसान करते हैं, है ना, उसको हटाने की प्रक्रिया को निराई कहा जाता है। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भोजन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है? क्या मछली में होता है, सलाद में होता है, मक्खन में होता है, या फिर दूध में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मछली में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो देख लो भाई, जिनको अगर प्रोटीन की कमी हो तो मछली खा लेना, ठीक है। अब देखिए यार, यहाँ पे कोई अगर नॉन वेजिटेरियन होगा तो उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिनको खास करके जो नॉन वेजिटेरियन होगा और जिनको लगता है कि उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है ना, वो मछली ले सकते हैं। अगला नंबर का सवाल सुन लीजिए। अगला नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, गैसोलीन किस समान पदार्थ को दिया गया नाम है? आपको बताना है कि गैसोलीन किस समान पदार्थ को दिया गया नाम है। क्या ये डीजल को दिया गया, डीजल तेल को, या फिर प्राकृतिक गैस का नाम है, या फिर पेट्रोल का, या फिर कच्चा तेल का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेट्रोल को दिया गया नाम है गैसोलीन। अगला नंबर का सवाल, ओके, तो ये थे आज के जितने भी 25 क्वेश्चन है ना। तो आपको बताना है कि 25 क्वेश्चन में थे, आपने कितने क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर किए हैं, और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको और इसके बाद कौन कौन से टॉपिक में क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू चाहिए या फिर थ्योरी सेक्शन में चाहिए। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन ज़रूर करिएगा, ताकि और वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते हुए जाइएगा अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो। बाकी और किसी से रिलेटेड कोई दिक्कत होती, कोई समस्या होती तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।